हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने एक और प्रैक्टिस सेट आपका एसएससी एमडीएस का लेकर आए हैं और ये जो है हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है। और देखिए, अगर आप रीजनिंग में किसी टॉपिक की क्लास देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जो है सारे टॉपिक की क्लासेस पहले से ही पड़ी हुई हैं। आप वहाँ से जो है टॉपिक को देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक मिस हुआ है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट करवाएँगे। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस सेट की शुरुआत। तो इस प्रैक्टिस सेट में आप जो है लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो थोड़ा-सा आपको परेशान कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आज का पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है? तो ये है हमारा आज के प्रैक्टिस सेट का पहला बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, आपको जो है सबसे पहले जो है वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन में एक जो है नंबर सीरीज़ दी गई है। अब उसके बाद दूसरी भी एक सीरीज़ दी गई है जो कि 7 नंबर से स्टार्ट है। तो पहले आपको देखना है ये सीरीज़ आखिर चल कैसे रही है। फिर आपको बताना है जिस तरीके से ऊपर सीरीज़ चलेगी वैसे ही नीचे चलाना है और बी की जगह बताना है कौन-सा नंबर आएगा। तो देखिए, अगर 3 से हमें 10 बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं? भाई, अगर डायरेक्ट हम स्क्वायर का लॉजिक लगाना चाहें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 में प्लस 1 जोड़ दें तो 10 हो जाएगा। लेकिन आगे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर। तो ये तो लॉजिक होगा नहीं। अच्छा, दूसरा लॉजिक क्या कर सकते हैं? 3 दूना 6 प्लस 6 में अगर 4 जोड़ दें तो 10 बन जाएगा। 10 दूना 20, 20 में अगर 6 जोड़ दें तो 26 हो जाएगा। लेकिन 26 दूना 52 ही होगा और 52 में बहुत ज़्यादा नंबर जोड़ना पड़ेगा। तो ये भी लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? अगर स्टेप बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसका अंतर 7 हो जाएगा, इन दोनों का अंतर 16 हो जाएगा और यहाँ पर अंतर हो जाएगा 13 में 7 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 57 का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ 7, 16 फिर यहाँ तो बहुत ज़्यादा नंबर पहुँच गया। तो यहाँ पर डिफरेंस से भी हम जो है लॉजिक पता नहीं कर पाएँगे। तो अब देखिए यहाँ पर लॉजिक आखिर चल क्या रहा था? यहाँ पर अगर हम 3 में 1 से गुणा कर दें और प्लस 7 कर दें तो हमारा 10 बन जाएगा। 3 एकम 3 प्लस 7 10। अब देखिए आगे क्या होगा? जो गुणे वाला नंबर है एक-एक बढ़ता जाएगा और जो प्लस वाला नंबर है एक-एक घटता जाएगा। तो 3 गुणे 2 करेंगे तो 10 दूना 20, 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। फिर आगे 26 गुणे 3 एक नंबर फिर बढ़ेगा और जोड़ने में एक नंबर घटेगा। 26 तियाँ 78, 5 83। तो आगे क्या होगा? गुणे 4 प्लस 4, फिर आगे होगा गुणे 5 प्लस 3। ठीक है? इस तरीके से ये सीरीज़ चल रही है। तो अब हमें पता है 7 में पहले क्या होगा? गुणे 1 प्लस 7, तो 7-7 कितना हो जाएगा? 14, यानी यहाँ पर आ जाएगा 14। अब यहाँ पर होगा गुणे 2 प्लस 6, तो 14 दूनी 28, 28 और 6 कितना होता है? 34, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो यहाँ पर राइट है। ठीक है? तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए 2 1 2 का यूज करके किसी तरीके से 5 बनाया गया होगा और अगर आप पहली लाइन को देखोगे तो थोड़ा-सा आपके मन में जो है खुशी का एहसास होगा, क्योंकि 2 1 3 2 5। लेकिन क्या ये लॉजिक आगे चल रहा है? 3 1 4 1 5, तो आगे तो 5 आना चाहिए, तो यहाँ पर तो 4 ही लिखा है, तो इसका मतलब ये लॉजिक नहीं है। फिर अच्छा क्या कर सकते हैं? अगर 2 की गुणा 1 से करें, 2 एकम 2 और ये 2 जोड़ दें तब भी हमारा 4 ही बनेगा, 5 नहीं बनेगा। तो ये भी लॉजिक यहाँ नहीं चल रहा है। अच्छा, और लॉजिक क्या हो सकता है? अगर 2 की गुणा हम 2 से कर दें तो 2 दूना 4 और ये जो 1 है इसमें हम जोड़ दें तो 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। तो 3 गुणा 1 3 हो जाएगा और 3 में अगर ये वाला 1 हम जोड़ दें तो 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें बताना है 7 को नंबर लाना है, कैसे आएगा? तो यहाँ पर किस नंबर से हम इसमें गुणा करके 3 जोड़ दें जो हमारा 7 बन जाए? तो देखिए, अगर 4 यहाँ पर हम रख दें, 4 की गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4 और 1 में प्लस 3 कर दें तो 4 एकम 4 प्लस 3 7 बन जाएगा। यानी यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है हमारा? बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। ठीक है? तो ये हमारे हो गए पहले 2 क्वेश्चन। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन क्या हैं। तो ये हैं हमारे अगले 3 क्वेश्चन। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ 8 और 5 का यूज़ करके किसी तरीके से 643 हमें बनाना है। अब देखिए, यहाँ 643 एक बहुत बड़ा नंबर है, तो ये बड़ा नंबर आखिर बनेगा कैसे? भाई, प्लस करने पर भी नहीं बन सकता, गुणा करने पर भी नहीं बन सकता, या तो स्क्वायर या क्यूब। अब अगर स्क्वायर भी करोगे तब भी ये नंबर नहीं बन पाएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पर क्यूब करके देखें तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512 और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 5 और 2 हो जाएगा हमारा 7, 2 1 हो जाएगा 3 और 5 1 6, 637 बन जाएगा। क्या 637 से 643 बनाया जा सकता है? हो सकता है प्लस 6 कर दिया गया हो। तो आगे क्या यही लॉजिक चलेगा? अब 9 का स्क्वायर ही होता है 729। अब 2 का 9 का क्यूब होता है 729 और 2 का क्यूब होता है 8। तो ये तो हम इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्यूब का लॉजिक भी नहीं चल रहा है।
तो अब देखिए यहाँ पर है क्या, आपको ये 2 नंबर दिख रहे होंगे, तो ये 8 का स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से ये 9 का स्क्वायर होता है। तो देखिए ये क्या है, 8 का स्क्वायर पहले लिखा गया है और फिर क्या किया गया, ये 3 कहाँ से आएगा, 8 में से 5 माइनस कर दिया तो ये 3 बन गया। ठीक इसी तरीके से 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, तो 81 लिख दिया गया, फिर 9 में से 2 माइनस करके 7 लिख दिया गया। तो अब 7 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 49, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी यहाँ पर आंसर हमारा राइट हो जाएगा 494। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए ये सीरीज हमें दी गई है। अब यहाँ पर अगर सीरीज को ध्यान से देखें तो अगर आगे के नंबर देखें तो यहाँ पर ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। लेकिन क्या पहला नंबर आपको कोई स्क्वायर दिख रहा है? तो पहला नंबर जब कोई स्क्वायर दिख नहीं रहा तो इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर का लॉजिक नहीं चलेगा। अच्छा, पहले नंबर बड़ा है, फिर घटा, फिर घटा, फिर उसके बाद फिर बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या देखिए, डिफरेंस से जो है स्टेप बनाकर हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। 17 में से 9 गया तो बचेगा कितना, 8। ठीक है, और 6 में से 2 4 गया 2, 28 का अंतर आ जाएगा यहाँ पर। इन दोनों के बीच अंतर देखिए, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पर 13 का अंतर आ जाएगा। तो 28 का अंतर, 13 का अंतर, और यहाँ पर तो अंतर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 11 में से 6 गया 5, और 7 में से 3 गया 4। तो क्या अंतर से कोई लॉजिक समझ आ रहा है? तो अंतर से भी कोई लॉजिक नहीं समझ आ रहा है। दूसरा भी स्टेप बनाओगे तब भी नहीं ये क्वेश्चन बनेगा। तो आखिर देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लॉजिक है क्या? यहाँ पर अगर आप पहले दोनों नंबर को देखोगे तो क्या लिखा है, 77, और हमें पता है 7 की अगर 7 से गुणा कर दिया जाए तो हमारा 49 बन जाएगा, 7 सती 49। इसी प्रकार से अगर 4 और 9 की गुणा कर दें तो 4 नाम 36 हो जाएगा। फिर 3 गुणे 6 कर दें तो 3 छक 18 हो जाएगा, और 8 की गुणा 1 से कर दें तो हमारा कितना बचेगा, 8। यानी यहाँ पर कौन सा आंसर है, 8 सही है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि विषम को छांटना है, कौन सा नंबर विषम है। तो यहाँ पर देखिए हमने लॉजिक आपको क्या क्या बताए थे भाई, डिफरेंस का लॉजिक हो सकता है, फैक्टर का लॉजिक हो सकता है, और क्या क्या हो सकते हैं, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक भी लग सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो स्क्वायर क्यूब का लॉजिक तो है नहीं, प्राइम नंबर का लॉजिक भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगर डिफरेंस हम देखें तो 16 और 40 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 24, और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 30 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 33 का, और यहाँ पर 12 11 का। तो क्या डिफरेंस से कोई लॉजिक समझ आ रहा है? तो डिफरेंस से भी कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। अब ये हो सकता है आप ये लॉजिक समझ जाओ कि 11 आपका प्राइम नंबर है, बाकी कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो ये भी लॉजिक एक बन सकता था डिफरेंस का, कि 11 प्राइम नंबर है और बाकी कोई प्राइम नंबर नहीं आ रहे हैं डिफरेंस में। तो यहाँ पर देखिए ढेर सारे लॉजिक आपको इसमें लग जाएंगे। अब यहाँ पर अगर दूसरा लॉजिक देखिए फैक्टर का, तो ये दोनों 4 के फैक्टर हैं, 4 चक्कू 16, 4 सम 40। ये दोनों 10 के फैक्टर हैं, 10 दूना 20, 10 पचे 50। और ये दोनों 11 के फैक्टर हैं, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। जबकि ये अलग अलग जो है नंबर हैं, किसी के भी फैक्टर नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो गया। मतलब 2 लॉजिक देखिए अभी तक लग चुके हैं, एक डिफरेंस वाला लॉजिक, तो ये प्राइम नंबर बन रहा था। अब तीसरा भी लॉजिक एक देखिए, अगर हम 16 की गुणा कर दें 2 से, तो 16 दूनी 32, और 32 में अगर 8 जोड़ दें यानी 16 का आधा, तो 40 बन जाएगा। इसी प्रकार से 20 की गुणा अगर कर दें हम 2 से, और इसमें 20 दूना 40, और 20 का आधा होता है 10, ये जोड़ दें तो 50 बन जाएगा। तो 22 की गुणा कर दें 2 से तो 44 हो जाएगा, और 22 का आधा 11 जोड़ दें तो 55 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने देखा ढेर सारे लॉजिक हमारे लग गए। ठीक है, 3-3 लॉजिक एक साथ लग रहे हैं और आंसर भी हमारा एक ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अगले 3 क्वेश्चन। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग में हमने आपको कुछ पैटर्न बताए थे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा पोजीशन पैटर्न तो नहीं है, यानी जो लेटर ऊपर लिखे वही तो नीचे नहीं लिखे, कुछ सिर्फ पोजीशन उनकी चेंज की गई हो, तो ये भी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद हमने कहा था अपोजिट हम देखेंगे कि कहीं अपोजिट लेटर तो नीचे नहीं लिखे गए, तो अपोजिट का लॉजिक भी यहाँ नहीं है। फिर क्या हमने बताया था, कॉमन, कॉमन का लॉजिक तो नहीं है। देखिए कॉमन में क्या होता है, जो लेटर जिसके नीचे वही उसका कोड बन जाता है। तो एस से अगर बी बना है तो एस से बी बनना चाहिए था, तो बी से कोई ऑप्शन शुरू नहीं है, इसका मतलब कॉमन भी नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस। तो इसके लिए हमें जो है प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है इसलिए प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम में डायरेक्ट प्लेस वैल्यू ही लिखना। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा मत उतारना, इससे आपके टाइम जो है वो आपका बच जाएगा। तो ये जल्दी से हम लिख लेते हैं, 2 6 19 21 20 4 13 8 11 12। अब देखिए यहाँ पर पहले सीधा सीधा चेक करिए क्या सीधा चल रहा है। 19 से 2 बना है -17, 20 से 6 बना है -14, फिर 18 से 19 +1, तो सीधा सीधा तो चल नहीं रहा है। तो रिवर्स देखिए, 19 से कितना 12 बना है यानी -7, 20 से 11 बना -9, -7 -9, फिर 18 से 8 बना -10,
फिर 5 से 13, तो यहाँ पर तो जुड़ गया +8, तो यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में भी कुछ सही नहीं चल रहा है। तो अब हम चेक करेंगे क्रॉस। अब देखिए यहाँ पर अगर क्रॉस में जैसे ही हम देखेंगे तो हमें 1 से 2 पास में दिख रहा है, यानी यहाँ पर हमें ये लग रहा है कि 5-5 का ग्रुप बना दिया गया। देखिए 1 से 2, 19 से 20, इसी तरीके से 5 से 6, 20 से 21, फिर 18 से 19, तो यहाँ सभी में क्या हुआ है, +1 हुआ है। ठीक है, अब आगे देखें लॉजिक कैसे चल रहा है। देखिए 13 से 12 ये पास में है, यहाँ -1 हुआ है, 5 से 4 यहाँ भी -1 हुआ है, 14 से 13, 12 से 11 और 9 से 8, तो इन सभी में क्या हुआ है, -1। तो पहले जो 5 थे उसमें +1 हुआ था, अगले 5 -1 हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 5 को हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं, अब इसमें हम +1 करेंगे तो n +1 ओ हो जाएगा। अब देखिए ओ से जो है कितने ऑप्शन यहाँ पर शुरू हैं, तो ओ से तो देखें अगर तो सभी ऑप्शन शुरू हैं। अच्छा लास्ट लेटर देख लीजिए क्या है, क्योंकि लास्ट से जल्दी आंसर आ जाएगा, क्योंकि सभी में अलग अलग है। तो लास्ट से हमें पता है टी से लास्ट वाला लेटर बनेगा, और टी में क्या करना पड़ेगा हमें, -1, तो टी से ठीक पहले लेटर कौन सा आता है, एस, तो यहाँ पर एस लास्ट में होना चाहिए। तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो ठीक है, तो अब पूरा क्वेश्चन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है पहला ओ है लास्ट एस, तो पहला ओ और लास्ट एस हमें सिर्फ पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ ऊपर बड़ा नंबर बना है, नीचे 3 और 4 लिखे हैं, तो इसका मतलब ये जो बड़ा नंबर है इन्हीं दोनों से मिलाकर बनेगा। अब यहाँ भी क्या कर सकते हैं भाई, प्लस मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब, यही लॉजिक लगाएंगे। तो अगर हम प्लस करते हैं तब भी नंबर नहीं वहां तक पहुंचेगा, 4 या 12 करके क्यूब कर दे तब भी वहां तक नहीं पहुंचेगा, स्क्वायर या क्यूब। फिर अगर और देखिए हम क्या कर सकते हैं, 3 का क्यूब करें, 4 का क्यूब करेंगे, इनको भी कुछ आपस में करके करते हैं तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, हमें पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो 3 का स्क्वायर ऊपर लिखा है 9, इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, तो 4 का स्क्वायर लिखा है 16, यानी दोनों नंबर का स्क्वायर ही ऊपर लिख दिया गया। देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, जो कि ऊपर लिखा है, और 3 का स्क्वायर होता है 9, जो कि ये लिखा है। तो 1 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, और 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 125। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है 2 यहाँ पर सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक सीरीज हमें दी गई है और लास्ट में 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं, तो यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आएंगे। तो सबसे पहले सीरीज देखें ध्यान से, तो देखिए 62 हुआ, फिर 57, फिर 68, फिर 52, फिर 74, फिर 47। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पहले सीरीज बड़ी फिर घटी, फिर बड़ी फिर घटी। तो हमने बताया था जब भी इस तरीके की सीरीज हो, पहले नंबर बढ़े फिर घटे, फिर बढ़े फिर घटे, तो यहाँ पर ज्यादा चांस होते हैं मिक्स सीरीज के। देखिए 62 से 68 बना है, तो 62 से 68 बनेगा तो +6 होगा, फिर 68 से 74 यहाँ भी +6 होगा, फिर 74 से 80 यहाँ भी +6 होगा, तो 80 से अब +6 करके क्या नंबर बन जाएगा, 86, यानी लास्ट जो है नंबर क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। अब दूसरा नंबर में देखिए क्या हो रहा है, 57 से 52 बना है, यानी -5 हुआ है, 52 से 47 यहाँ भी -5 हुआ है, और 47 से -5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 42, यानी वो ऑप्शन सही होगा जिसमें 42 और 86 हो। तो 42 और 86 हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसका क्या है, राइट है। तो ये हमारे हो गए टोटल 8 क्वेश्चन। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमें बताना है कुल आयत कितने हैं यहाँ पर। अब दोस्तों क्लास अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कुल आयत हम कैसे काउंट करेंगे, तो सबसे पहले हम इस वाली रो में काउंट करते हैं कि यहाँ पर कुल आयत हैं कितने। तो हम इसमें कैसे काउंट करते हैं, हम 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबरिंग कर देंगे। अब क्या करना है, हमें सबको जोड़ देना है। तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी यहाँ इस लाइन में टोटल कितने हैं, 10 आयत हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इस वाले में कितने आयत हैं, तो यहाँ भी हम ऐसे ही नंबरिंग करेंगे 1 और 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी यहाँ से कितने निकले, 3, और इसी तरीके से यहाँ पर होंगे 1 2 और दोनों को जोड़ देंगे तो 3, तो यहाँ पर कितने हो गए, 10 3 13 3 16। अब क्या इसमें 16 ही आयत हैं, तो जरा रुकिए ध्यान से देखिए। अभी जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो यहाँ पर एक बड़ा आयत हमें ये दिखेगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर एक बड़ा आयत ये दिखेगा, यानी 2 एक्स्ट्रा आयत अभी और निकलेंगे, तो टोटल हो जाएगा 18। ठीक है, तो इस जो है फिगर में टोटल आयत कितने हैं, 18 आयत हैं। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन जो है हमारा, वो हमारा है डायरेक्शन का क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए हमसे कहा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर हमसे कहा गया एक व्यक्ति एक बिंदु से आरंभ करके 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। तो सबसे पहले व्यक्ति को जो है 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला देते हैं। तो यहाँ से हमने व्यक्ति को 12 किलोमीटर
उत्तर दिशा में चला दिया। अब भाई उत्तर ऊपर की तरफ ही तो होता है, तो ऊपर की तरफ हमने 12 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद कहा गया वह 90 डिग्री बाईं तरफ मुड़ता है। अच्छा, हमने बायां क्या बताया था आपको? बायां कहाँ होता है? घड़ी की विपरीत दिशा में। तो बाएं का मतलब ये इधर मुड़ेगा, और कितना 90 डिग्री ही मुड़ रहा है ना, तो 90 डिग्री मुड़ेगा। और क्या कह रहा है? एक दूरी बाएं तरफ मुड़कर एक दूरी तक रुक जाता है। अच्छा, बाईं तरफ मुड़ा और यहाँ जो है कुछ उसने दूरी तय की। अब कितनी दूरी तय की ये उसने नहीं बताया। ठीक है, फिर यहाँ से कहा गया अ, यदि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी 13 किलोमीटर हो। अच्छा, देखिए यहाँ से हमें ये कहा गया कि यदि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी 13 किलोमीटर हो, यानी ये वाली जो दूरी हमें दे दी गई है कितनी? 13 किलोमीटर। अब हमें बताना है तो क्या? तो वह उत्तर की तरफ मुड़ने के बाद कितनी दूरी चला, यानी उत्तर की तरफ मुड़ने के बाद जब वो इधर मुड़ा पश्चिम की तरफ या बाएं, तो वो कितना दूरी चला, यानी ये वाली दूरी जो है हमें बतानी है। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। और पहली बात, अगर ये कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। तो हम जो है मैथ में जब ट्रायंगल पढ़ते हैं तो वहां पर हम कुछ ट्रिपलेट याद करते हैं। देखिए ये 13 है, ये 12 है, तो इसका मतलब ये पक्का कितनी होगी? 5 होगी। 5, 12, 13 की एक ट्रिपलेट होती है। या आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तब भी आप जो है इसको लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि ए बी जो है ये सबसे बड़ी भुजा होती है, और इस भुजा का जो वर्ग है इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर आप पाइथागोरस लगाना चाहें तब भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ ए बी बराबर होता है ए बी का स्क्वायर, ऊपर लिखते हैं थोड़ा। देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो बी सी हमारी हो गई 12 का स्क्वायर, प्लस ए सी हमें निकालना है, यानी ए सी हमें नहीं पता, और ए बी का स्क्वायर हमें पता है कितना है? 13। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यू 12, 13 एक पास कर लीजिए, तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है ये होता है 169 माइनस ये हो जाएगा 144। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25। अब जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये वैल्यू रूट में पहुंच जाएगी, और 25 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है? 5 का, यानी ये यहाँ पर ये दूरी कितनी आ गई? 5। ठीक है, तो आपको कुछ ट्रिपलेट भी याद होनी चाहिए जिससे आप जल्दी आंसर दे देंगे। आपको जो है ये पाइथागोरस थ्योरम लगानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन का क्वेश्चन। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा? तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए टोटल 10 क्वेश्चन। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखिए जो 11 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा डाइस का क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमें 4 डाइस दी गई हैं और हमसे पूछा गया स्क्वायर का अपोजिट क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है मोर देन 2 डाइस वाला, जिसमें 2 से अधिक जो है पासे की स्थितियां दी जाती हैं। तो हमें पता है हम यहाँ पर या तो 1 कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे या फिर 2 कॉमन ट्रिक का। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ट्रिक लगाते हैं तो हमारा आंसर जो है जल्दी आ जाएगा। तो हमें पता है, देखिए ये स्क्वायर पूछा गया, स्क्वायर हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। अब ये मत सोचिएगा ये वाला स्क्वायर अलग है, ये अलग है, भाई ये ऊपर बना है इसलिए आपको अलग दिख रहा है। अब देखिए यहाँ अगर देखें तो इस स्क्वायर में हमें दोनों 2 गोले दिख रहे हैं, ये गोला जो है बीच से कटा हुआ है। अब देखिए 2 कॉमन ट्रिक आप लगाइए तो देखिए ये 2 गोले आपको किस फिगर में दिख रहे हैं? तो ये 2 गोले हमें दिख रहे हैं इस फिगर में, लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये दोनों डाइस जो है एक ही जैसे हैं। अब अगर जो है हम दूसरे को देखते हैं तो यहाँ स्क्वायर के साथ ट्रायंगल है और ये 3 लाइन है। तो ट्रायंगल और 3 लाइन आपको एक साथ कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ चौथे वाले फिगर में। इसका मतलब देखिए ट्रायंगल और 3 लाइन वाला जो है ये कॉमन हो जाएंगे दोनों। तो इसमें बचा कौन? स्क्वायर। इसमें बचा ये वाला स्क्वायर जो कि बीच से कटा हुआ है। तो यही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला जो कटा वाला स्क्वायर है यही इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए हमें पता है अधिकतर लोगों के आंसर या तो बी आ रहा होगा या फिर सी आ रहा होगा, और अगर किसी का आंसर ए या डी में से भी कोई आ रहा है तो उसके लिए हमारी हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि आप जो है पहले हमारी वेन डायग्राम की क्लास देखिए, उसके बाद जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हमने बताया था यहाँ पर हम पढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, कार और ऑटो रिक्शा, क्या इसमें कोई कनेक्शन बनेगा? क्या कुछ कार ऑटो रिक्शा होते हैं या सभी कार ऑटो रिक्शा होते हैं? तो भाई कार अलग होती है, ऑटो रिक्शा अलग होते हैं। तो अलग वाला ऑप्शन किस में दिख रहा है? इसमें दिख रहा है अलग, नहीं दिख रहा है। इसमें दिख रहा है अलग, नहीं दिख रहा है। तो अब यहाँ भी देखिए, यहाँ क्या ये ऑप्शन तो बन ही नहीं सकता। भाई देखिए कुछ कार डीजल वाहन होती हैं और कुछ ऑटो रिक्शा डीजल वाहन होते हैं, यानी कार और डीजल में वाहन में कुछ का रिलेशन बनेगा,
और ऐसे ही सभी डीजल वाहन कार नहीं होते, कुछ डीजल वाहन कार होते हैं। अब ऑटो रिक्शा और डीजल वाहन में भी कुछ का रिजल्ट बनेगा, यानी तीनों में जो कुछ का रिजल्ट बनेगा। अब आप ये मत सोचिएगा ऑटो रिक्शा तो बैटरी से भी चलते हैं, तो बैटरी से तो चलते हैं लेकिन डीजल से भी तो कुछ चलते हैं। जैसे लखनऊ वगैरह में देखिए वो छोटे वाले टुक टुक नहीं होते, वो डीजल से चलते हैं, तो वो जो है कुछ ऑटो रिक्शा क्या हो जाएंगे, डीजल। तो तीनों में कुछ का रिलेशन जो है आ रहा है, तो तीनों में कुछ का रिलेशन, सॉरी तीनों में कुछ का रिलेशन नहीं, दो में कुछ का रिलेशन बन रहा है। लेकिन कार और ऑटो रिक्शा अलग अलग हो जाएंगे भाई, कार अलग ऑटो रिक्शा अलग। तो ये बीच में डीजल वाहन आ जाएगा, इधर कार आ जाएंगी, कुछ कार डीजल वाहन, कुछ ऑटो रिक्शा डीजल वाहन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए टोटल 12 क्वेश्चन। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये अब अगला क्वेश्चन हमारा है सिलॉग का। ठीक है, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर निष्कर्ष देखें तो ये है कुछ पेंशन धारक कर्मचारी हैं, यानी पेंशन धारक और कर्मचारी के बीच में। अब अगर देखें तो पेंशन धारक हमारा तीसरे वाले कथन में है और कर्मचारी कहाँ है, पहले वाले कथन में। अच्छा, अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, पहले और तीसरे को। तो क्या देखिए ये पहले और तीसरा डायरेक्ट जुड़ सकते हैं भाई, यहाँ पेंशन के साथ वरिष्ठ है जबकि यहाँ कर्मचारी के साथ कौन, प्रबंधक है। तो ये डायरेक्ट तो जुड़ नहीं सकते, तो जब डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते तो हम देखेंगे क्या किसी दूसरे के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी का मतलब 100 होता है और ये तीनों ही कैसे पॉजिटिव ही तो कथन है, इसका मतलब ये तो हमेशा 50 ही रहेगा ऑब्जेक्ट जो दूसरा वाला है। अब यहाँ सभी, यहाँ भी 100 रहेगा, कुछ का मतलब 50 रहेगा। तो देखिए अब यहाँ से अगर पहले और दूसरे को हम जोड़ें तो देखिए इनमें दोनों में प्रबंधक प्रबंधक कॉमन हो गया, दोनों में एक कॉमन भी मिल गया और इस प्रबंधक की वैल्यू 100 भी है, यानी यहाँ पर कनेक्शन बन गया। ठीक है, अब प्रबंधक से प्रबंधक जुड़ा है तो अब वरिष्ठ से वरिष्ठ जुड़ेगा। ठीक है, तभी जो है पहला और तीसरा जुड़ पाएगा। अब यहाँ भी दोनों वरिष्ठ कॉमन हो गए, एक वरिष्ठ की वैल्यू 100 है तो ये भी जुड़ गया। तो अब देखिए यहाँ पेंशन और कर्मचारी धारक, पेंशन धारक और कर्मचारी जुड़ चुके हैं। अब दोनों की वैल्यू कितनी है, 50-50। तो यहाँ से दो ही निष्कर्ष सही निकलेंगे, कुछ पेंशन धारक कर्मचारी हैं और कुछ कर्मचारी पेंशन धारक हैं। तो देखिए पहला निष्कर्ष है कुछ पेंशन धारक कर्मचारी हैं, इसका मतलब ये 100% सही है। फिर है कुछ कर्मचारी पेंशन धारक हैं, तो ये भी 100% क्या है, सही है। अब तीसरा है सभी कर्मचारी वरिष्ठ हैं। अब देखिए कर्मचारी कहाँ है, पहले वाले कथन में, और वरिष्ठ कहाँ है, दूसरे वाले कथन में है, तीसरे में भी, लेकिन इसके साथ पेंशन धारक है जबकि इसके साथ प्रबंधक है। तो प्रबंधक हमारा किसके साथ, इस वाले कथन में दिख रहा है। तो इसका मतलब ये पहले और दूसरे को जोड़ने पर बनेगा। तो देखिए क्या पहले दूसरे जुड़ जाएंगे, प्रबंधक प्रबंधक कॉमन मिल गया, इस प्रबंधक की वैल्यू 100 भी है, तो वरिष्ठ और कर्मचारी जुड़ गए। अब यहाँ से भी तीन रिजल्ट निकलेंगे। पहला सभी वरिष्ठ कर्मचारी हैं, फिर कुछ वरिष्ठ कर्मचारी हैं, उसके बाद कुछ कर्मचारी वरिष्ठ हैं। तो यहाँ लिखा है सभी कर्मचारी वरिष्ठ हैं। देखिए सभी, इसका मतलब इन्होंने कर्मचारी को कितना बना दिया, 100, जबकि कर्मचारी यहाँ कितना है, 50 ही है। तो 100 को हम 50 नहीं बना सकते, इसका मतलब केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करेगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारे सामने अब अगले 2 क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखें हम ध्यान से, तो यहाँ जिस तरह पहले फिगर का संबंध दूसरे से है उसी तरह इस तीसरे का बताना है चौथी फिगर में क्या बनेगी। अब यहाँ से अगर पहले से दूसरी देखें तो क्या क्या देखिए बदला है। यहाँ पर देखें तो ये सर्किल था अंदर, जबकि इस वाली फिगर में सर्किल कहाँ आ गया, बाहर। तो इसका मतलब यहाँ पर त्रिभुज है अंदर, तो यहाँ पर अब त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज बाहर आपको किस किस फिगर में दिख रहा है, तो पहले और दूसरे 2 फिगर में दिख रहा है, पहली और दूसरी में। फिर देखिए क्या हुआ, उसके बाद ये जो सर्किल था इसमें आ गया बाहर, जो अंदर फिगर थी वो बाहर आ गई। तो जो अंदर फिगर, हाँ वो तो बाहर आ चुकी है, और बाहर वाली फिगर अंदर पहुंच गई, यानी ये जो सर्किल है ये इसके अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर पहुंच गया। तो अब सर्किल के त्रिभुज के अंदर सर्किल होगा, तो ये भी पहले दूसरे में है। अब ध्यान से देखिए जो बाहर फिगर बनी है, ये बाहर जो है स्क्वायर बना है, वही जो है चारों कोनों पर बनी है। यहाँ सर्किल बाहर बना है, चारों कोनों पर सर्किल बना है। यहाँ भी सर्किल है, चारों कोनों पर सर्किल है। तो यहाँ बाहर वाली फिगर त्रिभुज है, तो इसका मतलब चारों जो कोने हैं यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, त्रिभुज ही दिखेगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन है हमारा वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमारा राइट है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये हमारा है अर्थमेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ देखिए हमें जो है सिंबल चेंज करना है, माइनस का मतलब प्लस है, प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बताया था आपको जी है डिवाइड वाला जो है ऑप्शन, वही आप जो है चेक कर लीजिए। तो देखिए डिवाइड किसका अर्थ है, प्लस का अर्थ है डिवाइड। अब देखिए प्लस कहाँ यहाँ पर लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब जैसे ही आप प्लस की जगह डिवाइड करोगे तो देखोगे क्या 3 जो है 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो 3 9 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, और आगे देखिए गुणे का मतलब है माइनस, इसका मतलब आगे गुणा भी नहीं है। तो ये ऑप्शन हम चेक नहीं करेंगे। फिर अगर दूसरे ऑप्शन पे आए, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा,
डिवाइड हो जाएगा, तो 4 2 से भाग चला जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा बन सकता है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो प्लस की जगह डिवाइड, ये भी यहाँ भी देखिए 6 3 से भाग हो जाएगा। अब अगर डी ऑप्शन में देखें तो प्लस कहाँ है, यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब यहाँ देखिए 9 जो है 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, तो अब हम डी ऑप्शन को भी चेक नहीं करेंगे। तो आप सिर्फ जो है किसको, पहले बी ऑप्शन और सी ऑप्शन को चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ अगर हम करें तो अब ऑप्शन जो है ये सिंबल चेंज कर लीजिए। भाग का मतलब क्या है, गुणा, माइनस का अर्थ है प्लस, और गुणे का अर्थ है माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड, तो 2 दूना 4, यहाँ पर बचेगा 2। फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई, 6 तियां 18, और 18 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 9 हो जाएगा आपका 27, और 27 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो जो है 10 हमारा नहीं बनेगा। इसका मतलब बी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। अब सी ऑप्शन ही सही होगा इसका मतलब, तो यहाँ पर सी भी चेक करके जल्दी से देख लेते हैं, वरना देखने की जरूरत है नहीं फिलहाल। ये डिवाइड हो गया, डिवाइड का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है प्लस, और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, 2 हो जाएगा, 2 की गुणा 9 से करेंगे 18 हो जाएगा, और 18 में हम 4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 में से 2 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, वही यहाँ पर सही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम डिवाइड वाला ऑप्शन रख के जो है ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद जो है हम ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टोटल 15 क्वेश्चन। तो चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा ब्लड रिलेशन का है। तो इसमें ऊपर जो है हमें कुछ कहानी दी गई है। तो देखिए इस कहानी में फर्जी जानकारी दी गई है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जहां से कहा गया मेरी माँ ने जवाब दिया, वह मेरे दादा, यहाँ से जो है क्वेश्चन को आप बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो खुद पर रिलेशन ले लें या फिर फैमिली ट्री बना लें। तो इसका हम फैमिली ट्री बनाते हैं। देखिए मेरी माँ ने जवाब दिया, वह मेरे दादा, कौन रहा है, माँ कह रही है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे उसकी माँ को। तो ये हो गई उसकी माँ, 1 नंबर। अब इसने कहा मेरे दादा, अब दादा कौन होते हैं, पिता के पिता, तो पिता के पिता, यानी ये कौन हो जाएंगे, इसकी महिला के दादा। ठीक है, फिर कहा गया वह मेरे दादा की पत्नी, अब दादा की पत्नी कौन हो जाएंगी, दादी, ये 3 नंबर। ठीक है, दादा की पत्नी के इकलौते बच्चे, अब देखिए इसका इकलौता बच्चा यही तो होगा जो महिला का क्या होगा, पिता, तो ये 4 नंबर। महिला का पिता, हाँ पिता हो गया 4 नंबर। फिर इकलौती बेटी, अब देखिए की इकलौती बेटी यही तो होगी, जो 1 नंबर थी वही तो 5 नंबर होगी। और ध्यान रखना ये जो महिला है ये उस लड़की की माँ है। ठीक है, इकलौती लड़की, इकलौती लड़की, इकलौती बेटी का इकलौता भाई, इकलौती बेटी का इकलौता भाई, यानी इसी महिला का इकलौता भाई, ये है 6 नंबर। ठीक है, तो ये हमारा फैमिली ट्री बन गया। अब ये महिला कौन थी, इस लड़की की माँ, यानी ये वो लड़की थी और जिसकी माँ थी ये, यही हर सब जो है बता रही है कि वह मेरे दादा की पत्नी के इकलौते बच्चे की इकलौती बेटी का इकलौता भाई है। ठीक है, अब यहाँ से हमसे पूछा गया तो उसकी माँ, उसका मेरी माँ और मुझसे क्या रिश्ता है। देखिए उसका मतलब इसका, ठीक है, इस वाले पुरुष का मेरी माँ से और मुझसे क्या रिश्ता है। तो देखिए इसका कौन है, ये भाई, तो ये कौन है, इसका भाई हो गया। और इस लड़की का कौन होगा भाई, माता के भाई कौन होते हैं, मामा, तो यानी ऑप्शन हो गया मामा और भाई, मामा और भाई। ठीक है, यानी जो ऑप्शन नंबर है वो हमारा सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, भाई और मामा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का है। तो यहाँ पर 8 लड़कियां हैं जीवन से लेकर G8 तक, और सभी वृत्ताकार मेज के चतुर्दिक मतलब चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। तो सबसे पहले तो 8 लड़कियों को बैठने की हम जगह बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहले कहा गया G5 G1 के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए यहीं से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। जी, अब यहाँ पर जो है ये केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो दायां कहाँ होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो G5 G1 के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो सबसे पहले हम बैठाएंगे G1 को, और G1 को आप कहीं भी बैठा सकते हैं। अब G1 के दाएं तीसरा कौन है, G5, तो 1 2 3, यही तो घड़ी की विपरीत दिशा है, तो यहाँ पर कौन आ गया, G5। अब हमने कहा था कि हमें जो है कड़ी से कड़ी को जोड़ना है, तो G1 या G5 से रिलेटेड जो जानकारी दी गई है वहां हम चलते हैं। तो देखिए G4 G1 या G5 का सन्निकट पड़ोसी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब G4 कभी यहाँ नहीं बैठ सकता, कभी यहाँ नहीं बैठ सकता, और यहाँ नहीं बैठ सकता, और यहाँ नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब G4 के बैठने की 2 ही जगह बची हैं, ये दोनों।
अब G4 के बारे में देखिए और कोई जानकारी दी गई है। G8 G4 के दाएं और दूसरे स्थान पर है। G8 जो है G4 के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखिए अगर आप G4 को यहाँ बैठाते हो तो दाएं दूसरा इसके G8 बैठना चाहिए। दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा 1 2, तो यहाँ कभी G8 नहीं बैठ पाएगा। इसका मतलब G4 यहाँ नहीं बैठेगा, फिर पक्का यहाँ बैठेगा G4, और इसके दाएं दूसरा 1 2, यहाँ कौन बैठेगा? G8। ठीक है, तो ये G4 की भी कंडीशन फिक्स हो गई। अब देखिए और कुछ आगे स्टेटमेंट पर चलते हैं। अब आगे देखिए कहा गया G6 और G2 सन्निकट पड़ोसी हैं। अच्छा, G6 और G2 जो है एक दूसरे के पड़ोसी हैं, यानी दोनों एक साथ बैठेंगे, और दोनों की एक साथ बैठने की जगह सिर्फ यही तो बन रही है, दो जगह G6 और G2 के बैठने की। अब किधर कौन बैठेगा ये हम देखते हैं। तो G6 या G2 के बारे में कोई जानकारी देखिए दी गई है। G2 G1 का सन्निकट पड़ोसी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब G2 कभी यहाँ नहीं बैठ सकता, तो G2 कहाँ बैठेगा? यहाँ पर। और G2 और G6 एक साथ बैठे थे, तो अब G6 कहाँ बैठ गया? यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कौन बचा है। हाँ, अब क्या कहा गया था G7 G8 का सन्निकट पड़ोसी नहीं है। देखिए G7 कभी भी यहाँ नहीं बैठ सकता, तो G7 कहाँ बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा। तो बच कौन गया है यहाँ पर? G3, तो ये हो गया G3। तो ये हमारी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। अब हमसे यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला है G7 G4 के सन्निकट बाईं ओर है। G7 G4 के सन्निकट बाईं ओर है, तो ये देखिए क्या बाएं ओर है? हाँ, यही तो घड़ी की दिशा होती है, तो ये तो पहला निष्कर्ष जो है सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं G1 और G3 G8 के पड़ोसी हैं। G8 के पड़ोसी G1 और G3, हाँ ये भी सही है, दूसरा भी सही है। इसका मतलब दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो पहला और दूसरा दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा जो है सीटिंग अरेंजमेंट का ही है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, लेकिन यहाँ पर व्यक्तियों को कहाँ बैठाया गया है? पंक्ति में। तो यहाँ पर 6 व्यक्ति हैं, 6 छात्र हैं, A B C D E और F, और अभिमुख उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। ठीक है, तो उत्तर की ओर बैठे हैं, यानी यहाँ पर बायां दायां हमारे अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले कहा गया ए छोर पर खड़ा है। अब देखिए यहाँ से अगर स्टेटमेंट हम यहाँ से अरेंजमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं, तो ए दाएं छोर पर भी हो सकता है, ए बाएं छोर पर भी हो सकता है, तो इसको अभी हम छोड़ देंगे। फिर कहा गया और F उसके पड़ोस में है। ठीक है, ये भी अभी छोड़ दीजिए। बी ई के एकदम दाएं पड़ोस में है। यहां से देखिए क्वेश्चन बनाइए, बी जो है ई के एकदम दाएं पड़ोस में है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे ई को, तो ये हमने बना लिया ई को। अब बी इसके एकदम दाएं पड़ोस में है, तो यहां पर कौन हो जाएगा? बी। ठीक है, तो ये हो गया बी। अब आगे देखिए कुछ ई या बी से रिलेटेड जानकारी दी गई है। बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। अच्छा, ये जो बी है ये दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब एक व्यक्ति इसके बाईं तरफ और बैठे दाईं तरफ और बैठेगा, तो ये दाएं से देखिए दूसरे स्थान पर हो गया। ये कौन सा छोर है? दायां छोर। तो 1 2 दाएं छोर से दूसरा हो गया। अब इसका मतलब देखिए यहाँ 6 व्यक्ति थे, 3 बैठ चुके हैं, अब इधर कोई बैठ नहीं सकता, इसका मतलब जो तीनों बचे हैं वो इधर ही बैठेंगे। तो हमने अब तीनों को जो है वो बना लिया। ठीक है, अब आगे जानकारी देखिए क्या दी गई है। अब कहा गया था ए एक छोर पर खड़ा है और एफ उसके पड़ोस में है। देखिए अब ए को अगर आप यहाँ बैठाते हो तो एफ इसके पड़ोस में नहीं बैठ पाएगा, इसका मतलब ए छोर पर यहाँ बैठेगा और इसके पड़ोस में एफ यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, आगे कहा गया सी एफ के पड़ोस में नहीं है। देखिए सी जो है एफ के पड़ोस में नहीं, यानी यहाँ नहीं बैठ सकता, तो सी कहाँ बैठेगा? यहाँ पर। तो बच कौन गया? डी। तो डी आ गया यहाँ पर। तो ये हमारी जो है अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। अब हमसे पूछा गया है बाएं छोर पर कौन खड़ा है, तो बाएं छोर ये है हमारा बायां छोर, तो बाएं छोर पर कौन खड़ा है? ए, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 वो यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे सिटिंग अरेंजमेंट के। तो अब जल्दी से हमारे जो 2 क्वेश्चन बचे हैं वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो कि कैलेंडर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बताना है, देखिए 15 जून 2001 का दिन है गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार। तो हमें बताना है 16 जून 2008 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पर डेट और ईयर अलग अलग है, मंथ तो एक ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए डेट का अंतर निकाल लीजिए, 16 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा? 1। यानी पर यहाँ पर जो विषम दिन डेट में आएंगे वो कितना आया है? 1। तो भाई 15 का दिन हमें पता है, 16 का निकालना है, यानी आगे जा रहे हैं कैलेंडर में, तो ये +1 आ जाएगा। अब जो है हम अपना ईयर वाला पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों साल का अंतर निकाल लेंगे। कितने साल का अंतर है? 7 साल का, प्लस इन दोनों के बीच में लीप वर्ष कितने हैं। देखिए यहाँ पर 2004 और उसके बाद 2008 भी लीप वर्ष है, क्योंकि 8 की हम 16 जून तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब इसकी फरवरी हम क्रॉस करके ही पहुंचे होंगे। तो 2 यहाँ पर क्या है? लीप वर्ष है। तो 7 2 हो गया 9, और 9 में जो विषम दिन आएंगे 7 से भाग कर 7 एकम 7, 2 से इसफल बचेगा, तो यहाँ पर विषम दिन आए 2। अब यहाँ हमें 1 का दिन पता है, 8 का निकालना है, तो यहाँ भी ये प्लस के 2 हो जाएंगे। तो +1 +2, अब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस का 3।
तो बृहस्पतिवार में हम 3 जो है जोड़ देंगे, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? रविवार, ठीक है? यही आंसर इसका जो है वो सही है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 20 जो कि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन। तो अब आप जो है कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आप यहाँ पर सही-सही कर पाए और ये प्रैक्टिस सेशन जो है आपको कैसा लगा? तो चलिए अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।